नमस्कार जी। अ, आज हम जो है अपने टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ व्हीट क्रॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसके बारे में जानकारी के लिए कि उसकी कैसे कल्टीवेशन करनी है, तो उसका जो लेक्चर है अपना डिप्लोमा एग्रीकल्चर साइंस का। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है भी, ये क्या इसकी जो यूजेस हैं, कहाँ पे जो ये यूज़ होता है, उपयोग में कहाँ पे लाया जाता है। सबसे पहले ये जो है संसार की नंबर 1 सीरियल है इन एरिया में, एरिया वाइज नंबर 1 प्रोडक्शन क्रॉप है जो ग्रेन क्रॉप है। कल्टीवेशन है जो व्हीट इज़ एन ओल्ड एंड सिविलाइजेशन, मीन्स कि इसकी जो कल्टीवेशन है बहुत पुरानी, बहुत समय से हो रही है। इसकी जो कल्टीवेशन मीन्स इसकी जो पैदावार है बहुत समय से हो रही है। ये जो फर्स्ट मेंशन क्रॉप है इन बाइबल, अपने जो बाइबल है, जो ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ बाइबल, उसमें ये मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है कि ये सबसे पहली व्हीट क्रॉप है, जो कणक है, जो गेहूँ है। गेहूँ सबसे पहली क्रॉप है जो कल्टीवेट हुई है। और इसका जो यूज़ होता है, जो इसे उपयोग में लाई जाती है ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, बेकरीज़ में जैसे बिस्किट वगैरह, और उसमें बहुत सी जो डिशेस बनाने के लिए व्हीट का जो यूज़ होता है। इसका जो चपाती में भी बनाते हैं, चपाती बना के जो खाने के लिए यूज़ करते हैं इसको। ये क्रॉप है जो इसके जो ग्रेन्स ऑल्सो यूज्ड इन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डेक्सट्रोज एंड अल्कोहल जो शराब बनाने में या डेक्सट्रोज बनाने में भी इसकी जो उपयोग में लाई जाती है। ये एक न्यूट्रिशियस फूड है सभी के लिए, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है 12% के करीब जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसका क्या है जो क्लासिफिकेशन है, इसकी क्लासिफिकेशन मीन्स इसको किस तरह से डिवाइड किया गया व्हीट को। तो इसका जो जीनस है ट्रिटिकम है, एंड क्लासीफाई की गई है, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एक डिप्लॉयड मीन्स जिसके क्या 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जिसमें 7 क्रोमोसोम नंबर हैं, 7 जोड़े क्रोमोसोम के हैं। टेट्राप्लॉयड है जिसमें 14 जोड़े क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। हेक्साप्लॉयड में 21 जो है जोड़े क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। व्हीट है जो कॉमनली कल्टीवेटेड है स्पीशीज़ है व्हीट की, वो देर आर 7 इन द वर्ल्ड, ओनली 4 इज़ इम्पोर्टेंट इन इंडिया। दे आर, इसमें क्या है व्हीट की जो 7 जो कल्टीवेटिंग होती हैं स्पीशीज़, 7 जो जातियाँ प्रजातियाँ हैं जो कणक व्हीट की, गेहूँ की जो 7 प्रजातियाँ कल्टीवेट की जाती हैं, उगाई जाती हैं, जिसमें से 4 हैं जो बहुत उपयोगी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जिसको बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। उसमें से क्या है, कॉमन व्हीट है। कॉमन व्हीट ट्रिटिकम वल्गेयर, इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसको अपने ट्रिटिकम वल्गेयर नाम से ही जानते हैं, और ट्रिटिकम एस्टिवम। ये ब्रेड व्हीट है, मोस्ट सूटेड फॉर चपाती और बेकरी, ब्रेड बनाने में, रोटी बनाने में और बेकरीज़ में यूज़ होती है। कल्टीवेट होती है सारे इंडिया में जो है इसकी जो कल्टीवेशन की जाती है थ्रू आउट द इंडिया। दूसरी जो है ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, इसका जो साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम व्हीट है, ड्यूरम गेहूँ है। इसको यूज़ करते हैं, मैक्रोनी व्हीट कहते हैं, मैक्रोनी बनाने के लिए यूज़ होती है। बेस्ट सूटेड है फॉर नूडल बनाने के लिए यूज़ होती है। और ये जो कल्टीवेट होती है, इसको जो उगाया जाता है सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, सेंट्रल और साउथर्न इंडिया में जो इसकी जो कल्टीवेशन है, पैदावार मोस्ट ज़्यादा होती है। तीसरा नंबर का जो व्हीट है एमर व्हीट। चौथी है जो शॉर्ट व्हीट, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये इंडिया की ड्वार्फ वैरायटी है। इसको जो पर्टिकुलरली गॉन आउट ऑफ कल्टीवेशन ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी,
इसकी जो कल्टीवेशन है, इसकी जो पैदावार है बहुत कम हो गई है। इसको जो बहुत कम उगाया जाता है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम थी, इसकी पैदावार कम होती थी, इसलिए इसको बहुत कम उगाया जाता है। स्मॉल एक्सटेंट एंड स्मॉल एक्सटेंट इन नॉर्थन इंडिया एंड वेस्टर्न पाकिस्तान फॉर लोकल कंजप्शन। इसको जो बहुत जो नॉर्थन इंडिया में और वेस्टर्न पाकिस्तान में लोकल कंजप्शन के लिए, इसको लोकल यूज़ के लिए जो है इसको बहुत कम थोड़े एरिए में जो इसकी कल्टीवेशन की जाती है। इसकी जो मोस्टली वैरायटीज़ हैं, सोनक, इसको अभी जो इसका न्यू नाम दिया गया सोनालिका। दूसरी HD 2285, PBW 343, HD 2687, WH 542, UP 2336, RAJ 3077, C PAN 3004, PDW 215, HD 3086, स्टार 325, DBW 187, DBW 222 एंड PBW 550। ये जो मोस्टली कल्टीवेटिंग इसकी जो उगाने के लिए वैरायटीज़ थी वो यूज़ करती हैं। फिर उसमें क्या है, क्लाइमेट, इसको किस तरह का वातावरण की ज़रूरत है, किस तरह का तापमान की ज़रूरत है, वीट को जो ज़रूरत होती है। तो इसमें जो स्प्रिंग वीट है उसको बहुत कम मॉइस्चर चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए वो है लेस देन -9.4 डिग्री सेल्सियस, -9.4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये क्रॉप है जो बहुत कम टेम्परेचर पे भी विदस्टैंड कर सकती है, ग्रो हो सकती है। तो इसको जर्मिनेट होने के लिए टेम्परेचर जस्ट अबव चाहिए, 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मोस्टली जो 15 डिग्री टेम्परेचर पे ये जर्मिनेट हो जाती है। तो इसको जो विंटर वीट है उसको लो टेम्परेचर जो -31.6 डिग्री सेल्सियस तक जो इसको ये क्रॉप है जो विदस्टैंड कर सकती है। टेम्परेचर एंड ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर जो ऑप्टिमम जो वीट कैन बी एक्सपोज टू लो टेम्परेचर ड्यूरिंग वेजिटेटिव एंड हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग डेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेजेस। जो गेहूँ है, गेहूँ को क्या है, लो टेम्परेचर चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जब इसकी ग्रोथ होती है, इसकी जो हाइट बढ़ती है, जो इसकी लंबाई बढ़ती है, तो बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। तो उसको जो हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, तो उसको वेजिटेटिव ग्रोथ कह देते हैं। तो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एंड लॉन्ग डेज, लंबे दिनों की ज़रूरत है। और हाई टेम्परेचर की जब ज़रूरत है वो है जो इसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ आ जाती है, उस टाइम हाई टेम्परेचर चाहिए। रिप्रोडक्टिव फेज़ मीन्स जब इसमें क्या है, ग्रेन्स दाने बनने शुरू होते हैं, तो उसको रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं। जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, फूल आने शुरू हो जाते हैं, उस समय इसको टेम्परेचर ज़्यादा की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ जो इसकी ब्रांचिंग बनने के समय, जो इसकी हाइट बढ़ने के समय जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम जो सूटेबल टेम्परेचर है 16 से 22 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। और जो इसके पत्ते हैं, बढ़ते हैं, वो इसको टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस पे अच्छी जो इसकी ग्रोथ होती है। और टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा होने पे क्या है, प्लांट की हाइट है वो कम हो जाती है, रूट की जो लेंथ है वो कम हो जाती है। टिल्लर हैं जो इसके नंबर ऑफ ब्रांचेज होती हैं, जो इसकी टहनियाँ बनती हैं, क्योंकि इसका प्लांट एक गुच्छे में होता है, बहुत सारी ब्रांच उसकी जो स्टेम्स होती हैं, तो वो टहनियाँ होती हैं, तो वो कम हो जाती हैं अगर टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। और इसका ग्रेन्स है, जो दाने की डेवलपमेंट होती है, दाने जो बनते हैं उनका विकास होता है 25 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 4 से 5 हफ्ते के लिए।
और इसमें वीट के जो है क्रॉप है, कणक है, कणक में क्या है, गेहूँ में क्या है, गेहूँ में वेजिटेटिव ग्रोथ फेजेस होती हैं। इसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की स्टेजेस होती हैं। इसमें जो इसकी हाइट बढ़ती है तो उसको अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया गया है, विभाजन किया गया है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले वेजिटेटिव, इसकी जो ग्रोथ बढ़ती है तो उसको कितने टाइप में जो विभाजित किया गया है। नंबर 1 जर्मिनेशन, सबसे पहले सीड की सोइंग करते हैं तो इसमें क्या जर्मिनेशन होती है, 5 से 7 दिन लगते हैं जो सीड जो है सीड जर्मिनेट होता है और मिट्टी से बाहर आता है। फिर उसके बाद जब CRI स्टेज आती है, CRI स्टेज को बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन, सबसे पहले जो रूट बनती हैं इसमें उसको CRI स्टेज बोल देते हैं। उसमें 20 से 25 दिन लगते हैं। तो इस समय भी इसको इरिगेशन की पानी की ज़रूरत होती है। टिलरिंग में 45 दिन बाद, जो इसकी 45 दिनों के बाद बीजने के जो इसमें टिलरिंग स्टेज आती है। टिलरिंग स्टेज में क्या है, इसमें नंबर ऑफ जो है इसकी ब्रांचेस बनती हैं। इसमें ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती हैं, उस समय इसको टिलरिंग स्टेज बोल देते हैं। जॉइंटिंग और पीक प्लांट ग्रोथ 45 से 60 दिन बाद, जो बिजाई के 45 से 60 दिन बाद इसमें जॉइंटिंग स्टेज आती है। जॉइंटिंग मीन्स इसकी जो हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि इसकी ब्रांच होती है, जो उसको आपने देखा होगा कभी, ब्रांच में जो जोड़ होते हैं, जैसे गन्ने की पोरियाँ होती हैं उस तरह इसके भी जॉइंट होते हैं। जैसे गन्ने में जोड़ होते हैं और अलग अलग पोरियाँ जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, उसी तरह इसकी भी स्टेम में जॉइंट्स होते हैं। वो जॉइंटिंग स्टेज बोल देते हैं उसको, जब इसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज है। रिप्रोडक्टिव स्टेज मीन्स भी इसमें फ्लावरिंग के समय पोलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन है जो वो इसमें फर्टिगेशन करते हैं। इसमें तो वो स्टेज है बूट लीफ स्टेज। सबसे पहली स्टेज है बूट लीफ, क्योंकि जो इसका सबसे लास्ट का पत्ता होता है उसमें क्या है, बूट की शूज़ की शेप बन जाती है। जैसे जूते की शेप है होती है उसी तरह की शेप बन जाती है। वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है जॉइंट से। उसमें एक पत्ता है जो जहाँ से वो स्टार्ट होता है, उसका जॉइंट है, वहाँ से वो क्या फूल जाता है और ऐसे लगता है जैसे एक शूज़ की शेप हो। तो उसको बूट लीफ स्टेज बोल देते हैं। तो ये स्टेज है जो 70 से 75 दिन बाद बिजाई की आती है। फिर फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, फूल बनते हैं। वो 85 से 90 दिन बाद जो इसकी सोइंग के जो फूल आते हैं उसको फ्लावरिंग स्टेज बोल देते हैं। फिर इसमें मिल्किंग स्टेज है, जब क्या है इसमें दाने बनने शुरू होते हैं। तो वो स्टार्टिंग में दाने बनते हैं तो वो क्या है, दूध जैसा उसमें पदार्थ होता है। तो जो कच्चे दाने वो दूध जैसे होते हैं, फिर वो बाद में पक के जो कठोर बनते हैं। तो उस समय जो स्टार्टिंग में 100 से 105 दिन के बाद बिजाई के मिल्किंग स्टेज आती है। फिर डफ स्टेज आती है, जब दाने हार्ड हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। तो वो स्टेज है 105 से 110 दिन बाद आती है। फिर 115 से 120 दिन बाद क्या है, सीड है जो ग्रेन है, जो दाने हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो उसमें जो मॉइस्चर है 15 डिग्री सेल्सियस तक, जो 15% तक जो है उसमें सीड में पानी होता है, मॉइस्चर होता है। तो वीड की जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, कल्टीवेशन मीन्स उसकी कैसे कैसे उसमें एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करते हैं कि उसको कैसे बिजाई करनी है, कैसे उसकी संभाल करनी है, कैसे उसकी कटिंग करनी है, ये सब जो इसमें कल्टीवेशन में आ जाता है। तो सबसे पहले तो सीज़न, अगर सीज़न है तो ही अपने वीट की क्रॉप उगा सकते हैं। तो ये जो क्रॉप है, वीट की क्रॉप है, ये रबी सीज़न की क्रॉप है। रबी मीन्स हार्डी सीज़न की क्रॉप है। तो इसका टाइम है जो सोइंग का डिसाइड करता है यील्ड का पोटेंशियल। मीन्स कि अगर सोइंग के टाइम के ऊपर ही निर्भर होता है कि उसकी कितनी पैदावार होगी। तो इरिगेशन लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज़, जो इरिगेटेड और लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं उनकी जो सोइंग है, इरिगेटेड मीन्स जिसको पानी लगाते हैं, पानी में पानी लगाते हैं,
और लंबे टाइम लेती हैं पकने में, वो वैरायटीज़ को सोइंग करने का टाइम है नवंबर 10 से 30 नवंबर तक, नवंबर के महीने में उसकी जो सोइंग करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं जो क्या 120 से 125 दिन लेती है पकने में, उसका दिसंबर 15 तक उसकी सोइंग कर सकते हैं। फिर उसकी सोइंग टाइम है तो फील्ड प्रिपेयर करते हैं, फील्ड को तैयार करते हैं। तो फील्ड तैयार करने के लिए क्या है, यूजली आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ खरीफ क्रॉप, खरीफ जो सावनी की फसल है उसको कटाई के बाद अपने क्या फील्ड को तैयार करते हैं। उसमें 2 से 3 बार जो उसमें प्लॉइंग करते हैं विद द डिस्क हैरो और विद द कल्टीवेटर। फिर उसके बाद उसमें क्या जो है सॉइल है जो फाइन हो जाए, तो उसमें जो डले वगैरह हैं वो क्रश हो जाएं, टूट जाएं, और सॉइल है जो फाइन हो जाए, मुलायम हो जाए, तो उसके लिए उसमें सुहागा लगाते हैं। तो इससे फिर क्या है जो सीड बेड है वो तैयार हो जाती है, फील्ड है जो प्रिपेयर हो जाता है। फिर मेथड ऑफ सोइंग, इसमें बहुत सारे मेथड हैं। ब्रॉडकास्टिंग है, जीरो टिलेज, नो टिलेज सोइंग है, बिहाइंड द प्लॉ मीन्स ड्रिलिंग है, और डिबलिंग है। ब्रॉडकास्टिंग में अपने जैसे छिट्टा दे देते हैं हाथ से, वीट को बीजने के लिए छिट्टा दे देते हैं, तो उसको ब्रॉडकास्टिंग बोल देते हैं। जीरो टिलेज, नो टिलेज मीन्स बिना खेत को तैयार किए पहली क्रॉप की कटाई के बाद सीधा ही जो सीड ड्रिल से जो है उसकी बिजाई कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं नो टिलेज और जीरो टिलेज सोइंग। फिर बिहाइंड प्लो और ड्रिलिंग ये एक ही चीज़ है। बिहाइंड प्लो मीन्स प्लो के पीछे सीड डालना, तो उसी तरह जैसे ड्रिल में होता है, ड्रिल में सीड ड्रिल है जो वो प्लो के पीछे उसके एक पाइप अटैच होती है, तो उसमें से सीड है जो डलते हैं रहते हैं, तो वो ड्रिलिंग में जस्ट मशीन के द्वारा अपनी सोइंग कर देते हैं। डिबलिंग में जैसे चुंटी से अपने हाथ से बीज लगाते हैं, जहाँ उसमें क्या है किसी स्टिक से या किसी मेख वगैरह से किसी उससे अपने क्या मिट्टी में होल करते हैं, सुराख कर लेते हैं दबा के, और उसमें सीड डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी से कवर कर देते हैं, उसको डिबलिंग बोलते हैं। फिर उसमें सीड की कितनी मात्रा की ज़रूरत होती है, सीड कितना सीड चाहिए, तो उसके लिए क्या है नॉर्मली जो रिकमेंडेड सीड रेट की जो ज़रूरत होती है 100 से 125 किलो पर हेक्टेयर जो सीड की ज़रूरत होती है 100 से 125 किलो 2.5 किले के लिए, हेक्टेयर मीन्स 2.5 किले के लिए नॉर्मली सीड की ज़रूरत होती है। अगर इसकी लेट सोइंग की है तो 20 से 25% अपने सीड ज़्यादा डालते हैं लेट सोइंग कंडीशन के लिए। अगर मॉइस्चर कम है तो भी अपने सीड है जो ज़्यादा डालते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग अगर हाथ से छिंटा दिया है तो उसके लिए भी जो सीड की मात्रा है वो ज़्यादा चाहिए, जैसे 150 किलो तक। और जो डिबलिंग मेथड है जिसमें क्या एक एक सीड करके हाथ से लगाते हैं, तो उसमें ये टाइम तो बहुत लगता है, बट इसमें सीड है बहुत कम ज़रूरत तो पड़ती है, जैसे 25 से 30 किलो सीड 2.5 किले के लिए यूज़ सफिशेंट रहता है, बहुत रहता है। फिर इसमें स्पेसिंग है जो बहुत ज़रूरी होती है कि मेंटेन रखनी। तो इसमें जो रिकमेंड की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो स्पेसिंग बताई गई है वो क्या है 22.5 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरी लाइन की स्पेसिंग, 8 से 18 सेंटीमीटर एक प्लांट से दूसरे प्लांट की स्पेसिंग। जैसे अपने में मोस्टली जो 15 सेंटीमीटर या 10 से 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट की, तो और 22.5 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरी लाइन की जो अपने स्पेसिंग रखते हैं। अगर रेनफेड वीट सोइंग किया, रेनफेड मीन्स अगर बारिश के ऊपर वीट की क्रॉप जिम्मेदार है, बारिश के ऊपर डिपेंड है, जैसे राजस्थान एरिया में, तो उसके लिए 25 से 30 सेंटीमीटर अपने स्पेसिंग रखते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन की, और प्लांट से प्लांट की 5 से 6 सेंटीमीटर। फिर इसमें नाइट्रोजन की जैसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, मिनरल न्यूट्रिएंट की अप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उनकी जो ज़रूरत होती है,
तो नाइट्रोजन जो इरिगेटेड क्रॉप है जिसमें पानी लगाते हैं, पानी लगा के क्रॉप बीजते हैं, पानी लगाते हैं, तो उसमें 120 से 150 किलो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ पे बारिश के ऊपर डिपेंड है वहाँ पे 40 से 60 किलो की जो ज़रूरत पड़ती है। देन इसके बाद है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मींस इसमें जो ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आ जाता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। अपने सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अपने ये ध्यान में रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, कम से कम खर्चा हो, कम से जो है कम अपने केमिकल यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बायोलॉजिकल केमिकल हैं, बायो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करके, रूढ़ी की खाद वगैरह, ताकि जो मिट्टी की है वो प्रोडक्टिविटी है, मिट्टी की जो उपजाऊ बनी रहे और अपनी आने वाली पीढ़ी को उसका नुकसान ना हो। तो ये ध्यान में रखते हैं, तो उसको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे हरी फसल की सोइंग करो, हरी फसल से ग्रीन मैन्योरिंग करो, हरी खाद डालो, रूढ़ी की खाद डाल दो, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली की हैं जैसे दालें वाली फसलें बीज के उसके अंदर ही मिक्स कर दो, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करो। तो ये आ जाता है इसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। फिर इसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स इसको कितने पानी की ज़रूरत होती है। इरिगेशन मीन्स होता है कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, पानी को आर्टिफिशली जैसे अपने पानी अप्लाई करते हैं, खेत में पानी लगाते हैं, तो उसको इरिगेशन बोल देते हैं। तो जो 4 से 6 इरिगेशन इसको ज़रूरत पड़ती है, 4 से 6 पानी की ज़रूरत पड़ती है क्रॉप को। तो इसकी जो फेज़ होती हैं, क्रिटिकल फेजेस होती हैं जिस पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस टाइम अपने पानी की इरिगेशन ज़रूर पानी लगाते हैं। क्रिटिकल मीन्स उस जो है क्रॉप है उस टाइम सहनशील उसकी शक्ति है, जो सहन शक्ति होती है क्रॉप की वो बहुत कम हो जाती है, कि पानी अगर न लगाएं तो उसकी जो पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उस समय पानी लगाना ज़रूरी है। तो उसमें CRI स्टेज है, जैसे 20 से 25 दिन बाद बिजाई के CRI स्टेज, जब उसमें रूट्स जड़ें बननी शुरू हो जाती हैं, तो क्राउन रूट बननी शुरू हो जाती हैं, तो उस समय उसमें पानी लगाते हैं। दूसरी जो क्रिटिकल स्टेज होती है जैसे फूल आते हैं, तो उस समय जैसे इसमें पानी लगाते हैं। तीसरी है जब जॉइंटिंग और मिल्किंग स्टेज। जॉइंटिंग मीन्स जब इसमें क्या है हाइट बढ़ती है और इसमें जो ग्रेन्स है, मिल्क दूध जैसा फ्लूइड होता है, उस समय जो इसकी पानी लगाते हैं वो इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है। फिर इसमें वीड कंट्रोल करने के लिए इसमें जो मोस्टली खरपतवार होते हैं, वीड होते हैं, वीड को खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार। तो नदीन बोल देते हैं पंजाबी में नदीन, हिंदी में खरपतवार, इंग्लिश में वीड। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है जैसे कणक में फ्लैरिस माइनर गुल्ली डंडा होता है, इसको कैनरी ग्रास या फ्लैरिस माइनर बोलते हैं गुल्ली डंडा को। जंगली जोई होती है, जंगली जोई जैसे अवीना फैचुआ और वाइल्ड ओट, तो इसको भी कंट्रोल करने के करते हैं। तो इसके लिए अपने हाथ से इनको रिमूव कर सकते हैं। 20 से 25 दिन पहले सोइंग करने के बाद 20 से 25 दिन इसकी जो वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो वीडिंग है 2 वीक लेटर, पहले 20 से 25 दिन बाद सोइंग के कर दी। दूसरी है जो उसके 2 हफ्ते बाद है, जो है 14 दिन बाद, फिर उसके 2 अपने वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हर्बिसाइड जो यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करके भी इसकी जो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आइसोप्रोटेरोन 1 से 1.5 किलो पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं 2.5 किले के हिसाब से। मेथाबेंजीथाइयूरोन 1.5 किलो, मेटोक्सूरोन 1.5 किलो 2.5 किले के हिसाब से 30 से 35 दिन बाद सोइंग के इसको जो है अपने
अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वीड्स को कंट्रोल कर देता है, जैसे डाइकोट वीड होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 2,4-D एस्टर सोल्यूशन है जो 0.3 से 0.4 किलो पर ढाई किले के हिसाब से इसको 35 दिन बाद सोइंग के अपने जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसकी हार्वेस्टिंग, इसकी जैसे कटाई करते हैं, कटाई कब करनी है, कटाई करने के लिए इसको जैसे जो लीव्स हैं येलो और ड्राई, स्ट्रॉ इज़ विजुअल इंडिकेटर, मीन्स इसका पत्ते और इसका जो स्ट्रॉ है, इसकी जो स्टेम है, प्लांट है जो सूख जाता है, वो एक इसका इंडिकेटर है कि क्रॉप अपनी जो है पक चुकी है। इसका इंडिकेटर मीन्स इसका जो सूचक है, इसका से अपने पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है कि अपनी क्रॉप पक चुकी है कि अपनी क्रॉप है जो सूख चुकी है। उसमें जो उसका कलर है हरे से उसका येलो कलर हो गया, येलो, और उसका जो कलर है गोल्डन येलो कलर हो चुका है। और इसमें जो दानों में जो मॉइस्चर है 20 से 25% होता है। कंबाइन हार्वेस्टिंग जो आइडियल बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि कंबाइन से हार्वेस्टिंग करते समय जल्दी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सीड्स हैं बहुत जल्दी इसकी जो कलेक्ट कर लेते हैं और उसका जो स्ट्रॉ है वो मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। अगर रीपर से हार्वेस्टिंग किए तो उसको 3 से 4 दिन के लिए अपने फील्ड में छोड़ देते हैं कि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद उसको थ्रेशर से जो उसकी अपने फ्लोर उसकी जो है ग्रेन्स है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये अपनी थी जो थ्रेशिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। सो अपना ये टॉपिक था वीट क्रॉप।